हाय एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और मेरा नाम है लक्ष्य, आपका स्वागत है हमारे इस 3000 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। आज हम लगाने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। तो हम इस सीरीज़ में काफ़ी आगे आ चुके हैं एंड साथ में शायद आप भी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे इस सीरीज़ के। तो इससे पहले हमने एक सेशन कंप्लीट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1, जहाँ हमने 30 क्वेश्चंस लगाए थे, राइट। आज हम तो और 30 क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि इस चैप्टर को और हम डिटेल में जान सकें। और ये सवाल जो है थोड़े लॉजिकल हैं, तो आपका चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को सबसे पहले वाले सवाल के साथ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन को आप पहले खुद से देखेंगे, एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप इसका सोल्यूशन जो है जानने वाले हैं। फाइन, तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन्स द साइटोक्रोम एंड। तो जो आपका ईटीसी के अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, तो बताओ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन्स द साइटोक्रोम। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से साइटोक्रोम पाए जाते हैं ये आपको बताना है। पढ़ लिया है ना? पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, फिर सॉल्यूशन देखना है आपको इसका। चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो आपको पता है ईटीसी में हमारे पास कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पाए जाएंगे। लाइक दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, देन यहाँ होगा सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और बीच में कहीं क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स होगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हेयर, और फिफ्थ आपका आ जाएगा ऑक्सीजोम, राइट। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और ये हो गया फिफ्थ। तो कह रहा है कि साइटोक्रोम 4, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में कौन सा साइटोक्रोम पाया जाएगा। तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर आपके साइटोक्रोम पाए जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सी, बी और C1, ठीक है। और इसमें होते हैं आपके पास A और A3। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा आपका साइटोक्रोम, यहाँ होगा साइटोक्रोम A1, यहाँ होगा ऊपर कहीं साइटोक्रोम A3। और इस तरीके से यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर करने वाले हैं, एंड दैट्स हाउ जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ भेज देंगे। फाइन, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है मोबाइल कैरियर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd एंड 4th। कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th के बीच में कौन है जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, आपको ये समझना है। तो गैस करो क्या होगा आंसर। कर लिया, देखिए तो ये बात कर रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd और 4th है, इनके बीच में कौन है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। तो देखा जाए तो हमें पता है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर जो 3rd है उसमें क्या होता है, उसमें साइटोक्रोम एक तो आपको बी मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर मिलेगा साइटोक्रोम C3। और साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C3 के पास, साइटोक्रोम C3 से वो जाते हैं साइटोक्रोम C के पास। जी हाँ, बीच में 3rd और 4th के बीच में जो है वो साइटोक्रोम C पाया जाता है, सिर्फ C। यहाँ C3 है और यहाँ पे होगा सिर्फ आपका साइटोक्रोम, यहाँ पे आपका C1 आएगा, सॉरी, है ना। और यहाँ पे साइटोक्रोम C है सिर्फ आपका। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर होने वाला है, और ये एनसीईआरटी की खुद की लाइन है एज इट इज कि साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन साइटोक्रोम 2nd एंड साइटोक्रोम 3rd एंड 4th। फाइन, तो एज इट इज एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। अगर ये भी नहीं आता है तो यार फिर एनसीईआरटी उठाने की मेहनत करो थोड़ी सी, है ना। अगर इतना भी नहीं पता तो फिर थोड़ी सी कोशिश कर लो एनसीईआरटी को उठा के पढ़ने की। नेक्स्ट करा है यूबिक्विनोन रिसीव्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया कॉम्प्लेक्स। तो यूबिक्विनोन जो है वो रिसीव करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है NADH या FADH के बारे में, NADH या FADH के, FADH2 के बारे में, ठीक है। तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करता है इन चारों कॉम्प्लेक्स में से आपको ये बताना है। फाइन, तो नाइस क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। देखें, देखो आ जाओ वापस डायग्राम पे, फर्स्ट नंबर डायग्राम पे। तो आपको पता है कि यार सबसे पहले अगर NADH ब्रेक होगा NAD+ के अंदर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास। वही अगर हमारे पास रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स अगर NADH ना होके FADH होगा, तो जो FADH टूटने वाला है ना, FADH2 इंटू FAD+, देन इन दैट केस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे,
वो जाने वाले हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के पास, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या तो वो रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड रिसीव करेगा फ्रॉम द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। फाइन, तो या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट हो सकता है और सेकंड हो सकता है। अगर को वो फर्स्ट हुआ तो कहां से रिसीव करेगा? NADH के ऑक्सीडेशन होगा जब, और वो NAD प्लस में कंडक्ट होगा, इस टाइम पे वो इस रिसीव करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कहां से रिसीव करेगा? कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो रिसीव करने वाला है फ्रॉम FADH2 का ऑक्सीडेशन जब होगा FAD प्लस के अंदर, है ना, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो ये रिसीव करेगा। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट बाय योरसेल्फ। पढ़े सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा वाला वो कॉम्प्लेक्स है जो कि NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लाइक या इसको रिड्यूस कर देगा NAD प्लस के अंदर। जब ये होगा ना इस तरीके से ऑक्सीडाइज, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने उन्हें कौन रिसीव करेगा? तो दैट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट जो है वो रिसीव करने वाला है इसको, सिंपल सी बात है ना, बिकॉज पहला वाला जो है वो NADH से लेगा इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाला जो है वो FADH से लेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है F0 पार्ट ऑफ ATP सिंथेसाइज। आप जानते हैं ऑक्सीजोम में दो पार्ट्स होते हैं, F0 और F1। F0 जो होगा आपका पार्ट ऑफ ATP सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज एक्ट एज अ साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, या फंक्शन एज अ प्रोटीन टनल, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो F0 के बारे में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। देखें, चलो, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फिफ्थ वाला होता है ना, जिसे आप ऑक्सीजोम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। फाइन, तो ये होता है हमारा F0 और ये होता है F1। जो जो 1 जैसा दिखेगा वो F0 होगा, जो 0 जैसा दिखेगा वो F1 होगा। इसमें से इसको आप कहते हो ATP सिंथेस, जो कि ATP की फॉर्मेशन करेगा एक प्रोटॉन को उस तरफ भिजवा के। और F0 जो होगा ये काम करता है एज अ प्रोटॉन टनल, बिकॉज इसी के थ्रू से प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम पेरीमेट्रियल स्पेस से लेके मैट्रिक्स के अंदर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन टनल, ठीक है। तो ये प्रोटॉन टनल की तरह काम करने वाले, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6 देखो, कह रहा है इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिकेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूसेस टू व्हाट। पायरुविक एसिड रिड्यूसेस टू व्हाट। तो मसल्स जब एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं और हमारे मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, ऑक्सीजन इन इनएडिकेट अमाउंट, तो इन दैट केस पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये बात कर रहा है मसल्स के बारे में। बताओ सोच के, है ना। ये सवाल तो अगर दिया जाए एक छोटे से बच्चे को ना, तो इट्स लाइक जो 6, 7 या 8 में पढ़ता है उसे भी लिखवाया जाता है ये बात। तो देखें, अब क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कंप्लीट एडेड हो रखा है और हमारे सिलेबस में थोड़ा डिटेल में आ रखा है ये, है ना, किस तरीके से क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो एनीवेज आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर विच इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा, साथ में आपको 2 ATP मिलेंगे यहाँ पे। फाइन, बात में बनता तो यहाँ पे NADH भी है, लेकिन वो NADH जो होता है वापस से रीयूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो NAD प्लस से क्या बनने वाला है आगे जाके, NADH बनेगा ना, ये वापस से रीयूटिलाइज हो जाएगा, रीयूटिलाइज इन फर्मेंटेशन, ठीक है। तो नेट ATP तो कितने बनेंगे आपके पास? सिर्फ 2 ही नेट ATP बनने वाले हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 saying that net gain of ATP molecule for each molecule of glucose is fermented। तो अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो फर्मेंटेशन में जाने वाला है, तो बताओ नेट ATP कितने बनेंगे, है ना। आपको ना भी बताया फर्मेंटेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो होगा वो अल्कोहल फॉर्मेशन या फिर होगा वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। अब दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा, NADH बनता तो है, इनडायरेक्ट ATP बनती तो है, लेकिन वापस से वो ग्लाइकोलिसिस में जाकर रीयूटिलाइज कर दी जाएगी। फाइन, तो बचा क्या? सिर्फ ATP। आप सोचो कितने ATP बनते हैं। तो अगर ये बात कर रहा है फर्मेंटेशन की, मतलब ये बात कर रहा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, राइट? सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब पायरुविक एसिड से क्या बनेगा आगे जाके? पायरुविक एसिड से जब अल्कोहल बन रहा होगा या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा होगा, उस टाइम पे कोई एटीपी नहीं बनेगा, NADH बनेगा, लेकिन वापस से वो रीयूटिलाइज हो जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितने बने थे? 2 बने थे। ग्लाइकोलिसिस में NADH भी बना था, लेकिन हम जानते हैं कि आगे लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल तो होने ही नहीं वाली, तो उसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, इसकी प्रेजेंस में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है? तो ये वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए, है ना? कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है कुछ खास। तो देखा जाए तो करते हैं, क्या होगा इसका आंसर, आप बताओ पहले। देखें, चलो। तो भाई सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि इस तरीके से मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है? इस सेल में क्या हुआ? सबसे पहले ग्लूकोज की एंट्री हुई और फिर क्या हुआ? वो बना पायरुविक एसिड में, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से। और फिर जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करा किसके अंदर? ये गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। फॉर एग्जांपल दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड जो है यहाँ से ही ट्रेवल कर जाएगा किसके अंदर? इसके अंदर। यहाँ से जाएगा क्रैब साइकिल में या लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन से जाएगा क्रैब साइकिल में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन चलती रहेंगी आगे जाके। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको पता है इस वाले दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADPH बना था ना, सॉरी NADH, तो ये जो NADH है, क्या हमें ये NADH चाहिए या हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? आप जानते हैं ETC के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना पड़ता है और उससे जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी की मदद से हम प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम द यू कैन से पेरीमेट्रियल स्पेस से लेके मैट्रिक्स के अंदर या ल्यूमिन के अंदर। ठीक है, तो हमें बेसिकली NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें NADH नहीं चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो NADH बन रहे हैं उनको तो हम वैसे ही ले जाएंगे इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास या मेम्ब्रेन के पास, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलवा के ETC में एंटर करवा देंगे। लेकिन जो बाहर पड़ा है उसे अंदर कैसे लेके आए? बिकॉज ये जो है ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं सकता। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इस NADH को लेके या इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे। कौन लेके आएगा सर? ये लेके आएगा। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैरी फ्रॉम NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से बनने वाले NADH के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट जो करता है वो कौन है? यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। एक तो बनेगा आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर सकता है, फॉस्फेट शटल। या फिर कौन काम कर सकता है? या फिर काम करेगा आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर रहा है, तो ये इस NADH के इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा, यहां पे लेके जाएगा और मेम्ब्रेन पे लाके छोड़ देगा। और किसको देगा भाई? अगर ये टैक्सी की तरह काम कर रहा है तो खुद पैसे भी तो खाएगा ना, कुछ भी तो पैसे खुद लेगा। तो इन दैट केस ये इस NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जाके FADH को दे देगा। और आपको पता है अगर FADH को दिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो FADH एंटर करेगा ETC के अंदर। और जब FADH एंटर करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाता है? मतलब कितने ATP बनाता है? 2 ATP सिर्फ। तो यहाँ पे 1 ATP का खर्च हो गया हमारा, और 2 NADH थे तो 2 ATP खर्च हो गए हमारे फालतू में, है ना, जो हमें मिलने चाहिए थे। तो इन दैट केस जब ये वाला काम करेगा ना, ग्लिसरॉल वाला, जब ये काम करता है तो इन दैट केस क्या होता है? हमें सिर्फ 36 ATP ही मिल पाते हैं। कैसे याद रखोगे? ग्लिसरॉल, G से ग्लिसरॉल, G से गंदा वाला, तो ये गंदा वाला काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 ATP खुद खा जाएगा और बाकी के सारे दे देगा आगे जाके, तो ये गलत काम कर रहा है। और वहीं पे जो एस्पार्टेट मैलेट काम करता है, ये आपको वो 2 ATP ना देके, मतलब खुद ना देके, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और किसको देगा? वो आपके NADH को ही देगा।
तो फिर जब NADH आगे एंटर करेगा तो इससे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, तो टोटल हमें 38 ATP ही मिलने वाले हैं इस वाले केस में। इसमें कोई फालतू में हमारा खर्चा नहीं हुआ। फाइन, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5 कार्बन इंटरमीडिएट जो बनता है TCA, मतलब क्रैप साइकिल में बनने वाला 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, आपको ये बताना है। फाइन, तो उसके लिए पूरी साइकिल आपको एनीवेज याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैंने सेशन दिया हुआ है क्रैप साइकिल का, आप उसे देख सकते हैं। 20 मिनट का सेशन है, सब कुछ डिटेल में कवर कराया हुआ है उसमें। फाइन, तो हम जानते हैं कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा बनता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 विच इज योर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये आपका 5 कार्बन का है। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड है ये आपका 6 कार्बन का होता है। सक्सेनिक एसिड जो है ये आपका 4 कार्बन का होता है, और मैलिक एसिड भी कितना है, 4 कार्बन का होता है। फाइन, तो इसमें से हमें 3rd ऑप्शन याद रखना है। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। करेक्ट, ड्यूरिंग साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की सॉइल में साइनाइड डाल दिया गया तो इन दैट केस क्या होगा, आपको इनमें से बताना है। तो ये सवाल आना काफ़ी रेयर है, बिकॉज ये हम NCERT में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, बट एनीवेज अगर ये इस पर सवाल पहले आ चुके हैं तो आपको एनीवेज पता होना चाहिए। फाइन, तो साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या ऑल ETC एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व, या सारे के सारे ETC एंजाइम्स काम करेंगे। ऑक्सीजन डज नॉट एक्ट एज अ लास्ट रिसेप्टर इन दैट केस, या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो देखो बच्चों के मन में क्या आएगा ये बात सुन के कि सर ऑप्शन नंबर 3rd हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी ना कहानी बताऊं, ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं इसमें क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, लाइक दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, देन यू हैव 3rd कॉम्प्लेक्स, देन 4th कॉम्प्लेक्स, एंड देन 5th। आपको पता है कि यहां से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स जाते हैं, जहां पे हाफ ऑक्सीजन आता है, और इस तरीके से क्या होगा, इन तीनों को मिला के वाटर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। जब साइनाइड आपने डाल दिया ना, तो साइनाइड वाले केस में ये जो साइटोक्रोम, ये जो आपके पास 4th वाला है ना, ये 4th वाला ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक ड्यू टू साइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड की वजह से ये तो ब्लॉक हो गया। तो क्या सर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, क्या उनको ऑक्सीजन रिसीव करेगा ही नहीं? नहीं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हमेशा ऑक्सीजन ही होता है। तो भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से निकल रहे थे, अब वो यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से जब वो निकलेंगे तो इन दैट केस उनको कौन रिसीव करेगा, उनको अगेन ऑक्सीजन ही रिसीव करने वाला है। फाइन, तो ऑक्सीजन ही है हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, तो ये बात तो सही है ना, ये बात तो मतलब गलत दे रखी है, ये तो नहीं होगा आंसर। लास्ट वाला जो कह रहे हैं ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ब्लॉक, तो यहाँ पे जो आपके पास C1, CA1, CA3 ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा तो यहाँ पे भी नहीं कर पा रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम लगाते हैं OA। यहाँ पे होगा कुछ सेकंड वाला भी होगा आपका। ठीक है, तो कहीं इस जगह पे हम क्या लगाते हैं, OA, ऑक्सीडेज अल्टरनेट। तो इसको लगाने के बाद हाँ, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम वापस थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं। अगर बहुत लंबे टाइम तक साइनाइड जो है वो सॉइल में रहा तो इन दैट केस प्लांट एनीवेज मरने वाला है। फाइन, तो अभी मेन मुद्दा क्या था हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कि साइटोक्रोम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस साइनाइड। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट, क्या कहते हैं उस तरह के रेस्पिरेशन को। तो हमने रेस्पिरेशन को दो तरीके से पढ़ा था। एक तरीका क्या है रेस्पिरेशन को पढ़ने का, कि भाई सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, क्या हमारे पास प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज है, क्या है। और दूसरा तरीका क्या था कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है उसको 2 तरीके से डिवाइड कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, एरोबिक और अनएरोबिक। तो सॉल्व करो क्या होगा इसका आंसर। देखें, तो आप जानते हैं कि अगर फैट हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, जब हमारे पास कौन काम कर रहा हो, प्रोटीन्स हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब फैट्स या कार्बोहाइड्रेट होंगे, देन इन दैट केस दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। 12th देखो, कह रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है
is oxidized during the glycolysis, what happened to the hydrogen atom and electron that are removed during the oxidation? तो ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिमूव होते हैं उनके साथ क्या होता है आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब 3PG है ना, 3 अबे क्या हो गया रे 3PGAL, ये हमारे पास जो है इसके आगे क्या कह रहा है, इस ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना तो व्हाट हैपन टू द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दैट आर रिमूव ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकले हैं ना, मतलब इससे जो हमने हाइड्रोजन निकाला है, हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है तो, नहीं अगर एक के लिए हम 2 निकालते हैं, ठीक है, हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। और क्यों निकालते हैं, ताकि हम ये हाइड्रोजन दे सकें हमारे NAD+ को, और जब आप इसको 2 हाइड्रोजन देंगे तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा इनटू NADH2 के अंदर या फिर NADH के अंदर। फाइन, अभी ये इसके जुड़ने से ये कैसे बन गया, तो मैंने आपको सेशन में सिखाया हुआ है किस तरीके से ये बनता है। और देखा जाए तो क्या होगा, सिंपली आप जानते हैं कि इसका रिडक्शन हो जाएगा NAD+ का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, बिकॉज हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर्मेशन ऑफ, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बताओ पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या डीकार्बोक्सिलेटेड हुआ है उसका, या दोनों हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। सोचो भाई सोचो सोचो। ये कह रहा है जब आपके पास पायरुविक एसिड है, जब वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, है ना भाई, जब इसमें ये कन्वर्ट होगा इस टाइम पे तो क्या होगा, इसे आप कहते हो लिंक रिएक्शन। और इस दौरान आप जानते हैं कि आपका एक तो CO2 बाहर निकलेगी और साथ में आपका NAD+ जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा। दोनों ही काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो आपका NAD+ जो है वो NADH2 में बन रहा है और साथ में CO2 रिमूव हो रही है, बिकॉज ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड था। तो अगर CO2 को निकाल रहे हैं तो कौन सा एंजाइम यूज किया होगा, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेटेड। और इसमें क्या किया होगा हमने यूज, डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेस। फाइन, तो दोनों ही यहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं। हालांकि इस प्रोसेस में आप नाम क्या दोगे इसको, आपका मेन काम है कि आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे, CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। तो इनमें से कोई एंजाइम आप यूज कर सकते हो। बाकी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हेन अ ईस्ट प्रोड्यूसेस वाइन व्हिच इज नॉट फॉर्म्ड। तो वाइन के प्रोडक्शन में इन चारों में से क्या नहीं बनता। तो वाइन का मतलब क्या है, फर्मेंटेशन हुआ है। फर्मेंटेशन अगर हुआ है मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही नहीं रहा। और आपको पता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिर्फ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, तो वो यहाँ पे नहीं बनने वाला। बिकॉज फर्मेंटेशन की बात अगर इसने कही है वाइन प्रोडक्शन, इसका मतलब अनएरोबिक है ना, इसका मतलब ये बात कर रहा है अनएरोबिक के बारे में। और ये किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपके एरोबिक का, एरोबिक रेस्पिरेशन का। फाइन, तो आप कहते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। 15 पे आ जाओ, कह रहा है द नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज द फॉर्मेशन ऑफ। तो ग्लाइकोलिसिस में जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है उससे आपको क्या मिलने वाले हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग व्हाट, ऑक्सीडेशन, तो क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा सोचो। देखें आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या बनता है आपके पास, एक ग्लूकोज के टूटने की वजह से पहली बात तो 2 आपके NADH बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर वो लिंक रिएक्शन वगैरह में जाएगा, है ना, और बाकी उसके साथ आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले यहाँ पे सिर्फ इसने पायरुविक एसिड पे आके रोक दिया है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि टोटल हमें 8 ATP मिलेंगे, 2 NADH मिलेंगे और 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। तो 2 पायरुविक एसिड मतलब ये है और ये है,
साथ में क्या हमारे पास 8 ATP मिलेंगे और CO2 भी हमें मिलने वाली है। फाइन सर, 8 ATP कैसे हो गए? तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में हम जानते हैं हमारे पास 2 ATP बनते हैं, 2 नेट ATP और 2 NADH बनते हैं। जब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड या उसमें पायरुविक एसिड के अंदर, तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। और यहाँ पे क्या क्या बनता है आपको पता है कि आपके पास CO2 बनेगी, निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगी? 2 पायरुविक एसिड। और इसी दौरान क्या होता है आपका NADH बनता है, मगर वो वापस से क्या होगा? अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे NADH भी निकलेगा, तो आपका NADH यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 6 + 2 8, तो आपके पास टोटल, इसको हटाओ अभी को, है ना, टोटल आपकी 8 ATP बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एनीवेज पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तब जाके यहाँ पे CO2 नहीं निकलेगी। आई एम सो सॉरी, है ना। आपको पता है कि ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का था, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अब इसके आगे आती है आपकी लिंक रिएक्शन, वो तो हो ही नहीं रही है, वो तो हो ही नहीं रही है, बिकॉज क्वेश्चन में लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम है वो तो दिया ही नहीं है, मतलब इसने इक्वेशन यहीं रोक दिया है। तो इसमें क्या हुआ, आपके 2 ATP और 2 NADH निकले हैं, मतलब 2 NADH का मतलब होता है 6 ATP, और यहाँ पे आपके पास 2 ATP है, तो टोटल कितने हो गए? 8 ATP हो गए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपके 8 ATP निकलेंगे, 8 ATP निकलेंगे आपके पास, और फिर NADH तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ये और ये। तो बचा क्या? 2 NADH निकले हैं प्लस 2 ATP निकले हैं और 2 पायरुविक एसिड बने हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। फाइन, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो कई बार क्या होता है, दिमाग में आता तो है लेकिन दिखता नहीं है, सामने लिखा हुआ है मगर दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो वैसा सही कुछ हो गया यहाँ पे। वेल, दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। कह रहा है द ऑक्सीजन इन वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ETC। तो ETC में जो वाटर बनता है ना, देखो पीछे दिखाया मैंने, ये देखो जहां पे ये वाटर बन रहा है ना, ये वाला वाटर, तो आपको इसका बताना है। तो इस वाटर में जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है ना, H2O में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑक्सीजन जो है ये आया है आपके इस वाले बेसिकली ऑक्सीजन से। ठीक है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो यही वाला ऑक्सीजन तो है जो आगे जाके वाटर के साथ कंबाइन, मतलब वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है जो बेसिकली वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है? वो इस O2 से आता है। फाइन, नेक्स्ट पे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। कह रहा है एनर्जी फ्रॉम ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक इज इक्वलेंट टू। ग्लूकोज से पायरुवेट के अंदर जब कन्वर्जन होता है तो वो कितनी ATP रिलीज करवाता है, आपको ये बताना है। तो हमने पीछे देखा, 2 आपके NADH बनेंगे और आपके 2 ATP बनते हैं, 2 नेट ATP, टोटल आपके 8 हो गए, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 8 इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई सवाल चेंज करके ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में ऐसा बोलता तो हमारे पास 2 NADH और बढ़ जाते। फाइन, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं इसके आंसर को। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 2 ATP, है ना, टू गेट फॉस्फोराइलेटेड फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू ग्लूकोज। आप जानते हैं, चलो एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको सीक्वेंस वाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। देखें, चलो, तो अगर वीडियो क्वेश्चन अगर पॉज नहीं किया है ना तो कर लो भाई, कर लो, है ना। कह रहा है ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है सर, हमने ग्लूकोज खाया, बर्गर खाया, वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ये सीक्वेंस है। फिर आगे क्या होगा? एल्डोज काम करेगा, एल्डोज इसको PGAL में कन्वर्ट कर देगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL, वो आगे की बात है। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार तो ATP कहाँ चाहिए हमारे पास इस जगह पे फॉस्फेट को ऐड करने में, तो एक ATP को कन्वर्ट किया एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, एक ATP यहाँ खर्च हुई है, एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब मुझे इतना बताओ
कि कह रहा है हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन द सेम प्रोसेस इफ सबस्ट्रेट इज फॉस्फेट फ्रक्टोज सॉरी। अगर आपने पूरी कहानी को फ्रक्टोज से शुरू किया है, ग्लूकोज से शुरू ना करके आपने फ्रक्टोज से शुरू किया, तो बताओ कितनी एटीपी खर्च होगी? सिंपल सी बात है सर, एक ही खर्च होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब हम ग्लूकोज से चालू करते हैं तो वहाँ पे 2 एटीपी खर्च होती है, लेकिन अगर आप फ्रक्टोज से शुरू करोगे इस पूरे प्रोसेस को तो आपकी एक ही एटीपी खर्च होने वाली है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज ब्रोकन टू फॉर्म 2 कार्बन कंपाउंड्स एंड CO2, या फिर प्रोड्यूसेस इन द क्रैब साइकिल फॉर्म ओनली इन इफ फैट इज यूज्ड, या प्रोड्यूस ओनली इन एरोबिक एस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, या फिर आगे जाके वो क्रैब साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, या ब्रोकन टू फॉर्म 2 कार्बन कंपाउंड्स एंड CO2। ये बात ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। हम जानते हैं कि ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स, और फिर इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जहां से हम क्या निकलवा देंगे? CO2 को निकलवा देंगे, और साथ में NADH वगैरह बन जाता है। तो ये कन्वर्ट होगा आपके 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जो कि है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, और साथ में वहां से CO2 बाहर निकल जाएगी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं 20। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज देन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस टाइम एफिशिएंट। तो एरोबिक जो है वो अनएरोबिक से कितना ज्यादा एफिशिएंट है, आपको ये बताना है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो अनएरोबिक से कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो पहले मन में ये लेके आओ कि सवाल पूछ किस बारे में रहा है, तो सवाल का जवाब आपको इसके रिस्पेक्ट में देना है, बिकॉज सवाल इसी के ऊपर है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कितना टाइम्स एफिशिएंट है एज कंपेयर टू अनएरोबिक? आइए करते हैं कैलकुलेट। तो भाई इतना तो पता होगा आपको कि यार एरोबिक में और अनएरोबिक में कितनी एटीपी बनती है। तो भाई इसमें बनती है आपकी 38 एटीपी, और इसमें बनती है आपकी 2 एटीपी, या 36 भी बन सकती है ना, 36 भी बन सकती है। कैलकुलेट कर लो, या तो आंसर आपका दे रखा होगा 38/2 या फिर 36/2। ये दिया होगा तो 19 आएगा, ये दिया होगा तो 18 आएगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 18 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब वो 36 काउंट कर रहा है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, कभी भी 18 और 19 साथ में नहीं आ सकते ऑप्शन, कोई एक होगा इनमें से। अगर होगा तो फिर उसने मेंशन किया होगा कि भाई आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है, या फिर आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर रहा है, वो देगा क्वेश्चन में। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है रेशो ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन एरोबिक एंड अनएरोबिक एस्पिरेशन। क्या रेशो होता है? करो सॉल्व, पॉज द वीडियो, चलिए पीछे आ जाओ वापस से। आपको पता है इसमें कितनी एटीपी कितनी CO2 निकलती है इसमें? तो आपको पता है कि पहले आपके पास CO2 निकलने वाली है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब ग्लूकोज से या पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तब आपकी CO2 निकलेगी, और दूसरा आपकी निकलने वाली है 2 CO2 कब? जब क्रैब साइकिल बनेगी। टोटल आपकी 3 CO2 बनेंगी यहाँ पे, 3 CO2। और अनारोबिक में कितनी बनती है आपके पास? सिर्फ एक ही बनती है, जब आपका बेसिकली ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड वगैरह में, तो सिर्फ आपकी एक CO2। तो 3:1 जो है वो आंसर होना चाहिए, एंड दैट्स योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन है। 22nd, अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन द मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेटेड आर। हाँ जी, सॉल्यूशन निकाला क्या? देखो प्रॉब्लम सामने है, सॉल्यूशन निकालो, है ना। ऐसी जीवन में अगर प्रॉब्लम सामने आए सॉल्यूशन निकालो, नेवर गिव अप। अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन द मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेटेड। तो अगर आपने पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया है, तो इस बार ये ग्लूकोज से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये पायरुविक एसिड से कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कितनी ATP निकलेगी भाई? हाँ, तो अगर पायरुविक एसिड है, कन्वर्ट किया किसके अंदर? एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, लेके गए इसे क्रैब साइकिल के अंदर, निकाल लो भाई कितना प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो पायरुविक एसिड से जब ये बन रहा होगा तो आपकी 2 NADH बन जाएगा। जब एसिटाइल को एंजाइम ए को क्रैब साइकिल में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? आपकी यहां पे बनती है 2 ATP, 2 FADH2, 3 NADH, ये निकलता है ना। 2 ATP निकलेंगे आपकी, 2 FADH2 और 3 NADH। काउंट कर लो, टोटल कर लो उससे काउंट कितना होगा।
करते हैं। तो 2 NADH है तो मतलब कितना होगा 6 ATP, वहाँ पे कितना है 2 ATP, 2 FADH है मतलब 4 ATP, और कितनी यहाँ पे 3 है तो फिर 9 हो गया, 9 ATP। तो भाई कितना हो गया 10, 19, 21। वापस काउंट करते हैं एक बार। तो अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अच्छा 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा है, एक बोल रहा है। तो ये सब तो हमने 2 के लिए काउंट किया है ना, एक के लिए निकालते हैं पहले। तो एक के लिए आपके सिर्फ एक NADH निकलेगी, एक के लिए आपका एक ATP, एक FADH2 और आपकी 3 NADH। थोड़ा सा गलत काउंट कर लिया था हमने, 3 NADH निकलेंगे, है ना। हाँ अब काउंट करो, आपके बाद बात की जाए तो एक NADH मतलब 2 ATP, इसका मतलब हो गया एक ATP वो हो गया, FADH है मतलब 2 ATP और हो गए, और 3 NADH है मतलब 9 ATP हो गए। तो कितना हो जाएगा 10 और 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी भी एक कम बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक ATP 2 FADH2, नहीं एक ही बनेगा FADH2 आपका, और NADH आपके 3 बनेंगे। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, फर्स्ट वाले के लिए मैंने 2 लगा देना, यहाँ पे 3 आएगा, सिली मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। तो इसके लिए 3 ATP, नेक्स्ट ATP एक वाला, FADH के 2 ATP, और उसके लिए 9 हो गए, टोटल कितने हो गए 15 ATP, है ना। हो जाता है। चलो हमारे साथ तो हो रहा है ना। तुम्हारे साथ भी जितना करना है कर लो, क्वेश्चंस में कर लो, मॉक टेस्ट में कर लो, मगर फाइनल एग्जामिनेशन में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए एनीवेज, फाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। 15 ATP आपके बनने वाले हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। मान लो अगर एक को छोड़ के उसने 4 लिख दिया होता तो फिर आप वैसे चेंज करते हैं ना इसको, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं। तो एनीवेज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, saying that how much energy is conserved as ATP per molecule of oxygen reduced into H2O। कितनी ATP आपके पास बनेंगे आपको ये बताना है ना। जब आपका एक ऑक्सीजन रिड्यूस इनटू H2O, तो जब आपका एक ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा तो आपको 6 मिलने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम जानते हैं कि आपका एक NADH जो है वो आपको 3 ATP देता है, और आपको पता है कि हमारे पास पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, और ये सब कब होता है जब हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। ये सारी कहानी कब होती है जब इन चीज़ों से वाटर बन रहा होता है, तब इतना बनता है। तो हमारे पास कितने का इसने पूरा 1 मॉलिक्यूल का है, यहाँ पे तो हम हाफ लेते हैं। जब पूरा मॉलिक्यूल ले रहा होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 प्रोटॉन्स आएंगे, 2 वाटर बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपके 2 NADH इस्तेमाल हो रहे होंगे टू मेक 6 ATP। फाइन, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 24 देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ETC में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा सही एक्सप्लेन कर रहा है। इजी है अगर आपने पूरा ETC पढ़ा हुआ है तो, है ना, अदरवाइज तो फिर ऑप्शंस में ही ढूंढते फिर जाओगे। हाँ हम जानते हैं कि जब आपका Fe3+ होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Fe2+ को, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो क्या होता है, प्लस वाला चार्ज कम होते जाता है। तो देखो 3 से 2 हो गया, तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और जब ये वापस कन्वर्ट होगा इसके अंदर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वापस से क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे जो कि आगे पास कर देंगे साइटोक्रोम के पास। फाइन, तो Fe3+ जो है वो Fe2 में कन्वर्ट होगा, और फिर Fe2 वापस से Fe3 में हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 कह रहा है इन क्रैब साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। पहले खुद से रीड कर लो, मैं 2 बार रीड नहीं कर रहा इसको, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। देखें, चलो तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने लगाया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और जिन नालायकों ने, है ना, क्वेश्चन को देख के डर के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया वो अब कर लो। देखो तो कह रहा है आपका स्क्रैप साइकिल में आप जानते हैं कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो जाता है 4 बार ऑक्सीडेशन करता है और 2 डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि यहाँ पे आप जानते हैं कि वो 3 तो NADH बनाएगा, 3 तो जब क्रैप साइकिल हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, क्रैप साइकिल में कौन आता है आपके पास, आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम A यहां से कन्वर्जन होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का सिट्रिक एसिड में, और फिर आगे की कहानी आप जानते हो बखूबी, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे पूरी कहानी चलेगी।
और इस कहानी के दौरान क्या होता है हमें पता है कि 3 बार तो क्या होगा, आपका जो NADH है वो कन्वर्ट होगा NAD प्लस जो है वो आपका NADH में कन्वर्ट होगा 3 बार, मतलब 3 बार ऑक्सीडेशन तो यहाँ हो गया। एक बार कहीं यहाँ पे क्या होता है आपका FAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है आपके FADH के अंदर। एक बार मतलब ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे हो रहा है ना। तो 1 ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, 3 ऑक्सीडेशन यहाँ हुए, और आपका एक GTP बनता है, उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, ठीक है। वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। तो 4 तो ऑक्सीडेशन हो गए और 2 बार CO2 निकलती है। एक बार CO2 निकलेगी यहाँ पे और एक बार यहाँ निकलेगी। तो 2 CO2 मतलब 2 डिकार्बोक्सिलेशन और 4 ऑक्सीडेशन, जब आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कहानी स्टार्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फाइन। 26 देखो, कह रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ऐसे होने वाला है कि NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, FMN उसको रिसीव करेगा, FES के पास पहुंचाएगा, है ना, फिर साइटोक्रोम B, फिर C1, फिर C उसको लेके जाएगा कहाँ पे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd और 4th को कनेक्ट कौन करता है आपस में, साइटोक्रोम C करता है, और फिर लास्ट में आपके पास ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एट 3 स्टेप्स ATP, 3 जगहों पे ATP बनेगी, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरीके से आपका एक NADH क्या करता है, वो 3 ATP बनाता है। तो ये बात कर रहा है वेयर डज सेकेंड ATP फॉर्म। तो इस पूरी रिएक्शन में दूसरी बार ATP कौन सी जगह पे बनती है, दूसरी बार ATP कौन सी जगह पे बनेगी, आपको ये बताना है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जब आपका साइटोक्रोम B और C1 यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा ना, इस टाइम पे आपकी सेकेंड ATP बनती है। फाइन। सो ये आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा ही होगा, तो हम कह सकते हैं एनीवेज दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से, है ना, धड़ल्ले से इसको कर लगा दो। एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल। तो कौन सा वाला एंजाइम है जो पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो अगर बात की जाए इथेनॉल के बारे में, तो ये बात कर रहा है फर्मेंटेशन, ये बात कर रहा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाके अल्कोहल बनाएगा, तो वहां पे आपको पता है CO2 भी बनेगी और आपका पास एनर्जी भी बनेगी। तो इन दैट केस ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। फाइन। लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं बनता है, लेकिन हाँ जो अल्कोहल बन रहा है वहां पे आपका CO2 बनेगा, दैट्स वाई डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे भी होने वाला है। 28 कह रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजेस करता है कौन कौन से एंजाइम्स को। तो आपको मैंने दिखाया था कि क्रैब साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, लेकिन क्रैब साइकिल में एक एंजाइम ऐसा है जो कहाँ बैठा होता है, भूत पिशाचों की तरह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर दीवारों पर चिपका हुआ होगा। तो कहीं यहां पे आपका एक एंजाइम बैठा होगा और उसका नाम क्या है, सक्सिनाइल फॉस्फेटेज, ठीक है, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वाला जो एंजाइम है ये बैठता है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आपको मिलेगा, और चेक कर लो उनमें से कौन सा ऑप्शन है ना, कौन सा वाला आपका, ये वाला एंजाइम। और बाकी सब कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होते हैं। रेस्ट ऑल कहाँ होंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 29 कह रहा है साइटोक्रोम A3 जो है उसके पास क्या है, तो A3 A1 रिमेंबर, तो इसके पास क्या होगा, Fe और CO, बिकॉज जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, आपका साइटोक्रोम A3 से साइटोक्रोम A1 पे, तो बीच में कौन आएंगे आपके पास, Fe, कॉपर, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होंगे, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरेक्शन, saying that which of the following is common to glycolysis and Krebs cycle। तो ग्लाइकोलिसिस और Krebs cycle के अंदर कॉमन क्या होता है। तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 ATP, वैसे आपके 4 बनते हैं, तो 4 ATP जो है वो बनते हैं किससे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से,
और Krebs साइकिल में भी क्या होता है, इसमें आपके 2 ATP बनते हैं। वैसे तो आपके NADH वगैरह भी बनेंगे, मगर वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में काउंट नहीं होते हैं। 2 ATP यहाँ बनते हैं, कैसे वाले, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो होता ही होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सेकंड इज फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आपका आंसर आ गया आपका इसका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हमारा रेस्पिरेशन का सेकंड लेक्चर, जहाँ हमने 30 क्वेश्चंस और लगाए। तो अगर ये सवाल आपने लगा लिए होंगे तो आई थिंक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस चैप्टर में। और ये अंत वाला समय है, तो आपको एनीवे सवाल लगाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। फाइन। और इट्स बेटर कि इस टाइम पर अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चंस मत लगाओ, क्योंकि इट्स इन दैट वे आपका कॉन्फिडेंस ना वो नीचे नेगेटिव में जाएगा। तो पहले पढ़ लो और फिर लगाओ सवाल, एंड होपफुली यू विल बी डूइंग बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। सब कुछ ठीक होगा। हमने पूरे साल मेहनत करी है, लास्ट में सब बढ़िया होने वाला है। यू बस बी स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। एंड आपको कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना हो तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर बायोलॉजी, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। फाइन, बाय बाय।